चलिए स्टार्ट करते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ओके चलो, चैप्टर अपन स्टार्ट किए थे कि एटम होते क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही हुआ है ना। पहले समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एन एटम एंड अ मॉलिक्यूल। तो एटम क्या होते हैं? दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। कोई भी मैटर उठा लो, कोई भी एलिमेंट उठा लो, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा जिसको आप और फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज एन एटम। ठीक है। अब उसका वो एक एटम अकेले एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एन एटम इज द smallest particle of any matter which may or may not be capable of independent existence. आपके पास में assertion था ना कि every atom combines to form a molecule or ion. ऐसा नहीं होता, हर एटम ऐसा नहीं करता ना। जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये तीनों को जरूरत नहीं है कंबाइन करने की, तो दे डू नॉट कंबाइन। तभी तो अपन मे और मे नॉट वर्ड यूज कर रहे हैं कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट व्हिच मे और मे नॉट बी केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो कुछ एलिमेंट है जो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि ओ का अकेला एक एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो उसको एक और लगता है अपने साथ, अब वो अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, O2। ठीक है। एन भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो वो एक और एन के साथ कंबाइन करके N2 बनाता है। तो नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस नेचर में आपको इसी फॉर्म में मिलेगी, O या H या N नहीं मिलेगा। हम जो इनहेल कर रहे हैं दैट इज नॉट O, दैट इज एक्चुअली O2। So these are those atoms which cannot exist independently। ठीक है। तो क्या करते हैं, अपने ही किसी एटम के साथ या किसी और एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन करके एक क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल। समझ रहे हो क्या? ये ऑक्सीजन अपने साथ भी खुद एटम के साथ कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना सकता है, या किसी और एलिमेंट के एटम के साथ मिलकर भी एक मॉलिक्यूल बना सकता है। समझ क्लियर? ठीक है। So atoms are those which may or may not be capable of independent existence, but molecules are the smallest particle of your element which is capable of independent existence। है ना? वो मॉलिक्यूल तो पक्का इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, उसको और किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था, तब तो वो कंबाइन किया ना, क्योंकि वो अकेला एटम था तो वो कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना चुका है, तो अब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रहा है? ओके, अब अपन मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो मॉलिक्यूल एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे मैं दो टाइप के मॉलिक्यूल लिखा हूं। टाइप का मॉलिक्यूल है जो एक ही टाइप के एटम से बना हुआ है, राइट? दिख रहा है? इट इज द मॉलिक्यूल व्हिच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। O2 दो O मिलके बना है, N2 दो N मिलके बना है, H2 दो H मिलके बना है, राइट? बट वही दूसरी तरफ दो मॉलिक्यूल और देखो, H2 दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करके बना है, दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करके बना है। समझ रहे? तो ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। दीज आर द मॉलिक्यूल ऑफ एन व्हाट? मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है। और ये होता है मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। अब एक और नया वर्ड आ गया, कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं? तो कंपाउंड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, atoms of different elements with a fixed ratio by mass। सबका रेशियो फिक्स होता है। जैसे वाटर एक कंपाउंड है ना? वाटर क्या है? एक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स है बाय मास। वो क्या रेशियो है? तो हाइड्रोजन का मास होता है और 16 ऑक्सीजन का मास होता है। दिस गिव्स यू 1:8 का रेशियो। तो ये रेशियो किसके हिसाब से है? बाय मास। आपके पेपर में जो आया था वो था अमोनिया NH3, इसका भी रेशियो निकाल सकते हैं बाई मास का। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऐसे 3 हाइड्रोजन है तो उसके 3 ले लिए, और नाइट्रोजन का मास 14 होता है, तो 3:14 का रेशियो है हाइड्रोजन इज टू नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन पूछेगा तो उल्टा कर देना, रेशियो तो निकालना आता है ना। समझ रहे हो? आपको हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन का रेशियो पूछेगा तो 3:14 होगा, और नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन पूछेगा तो 14:3 होगा। समझ रहे हैं? इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए ये रेशियो वाले क्वेश्चन में जरूर ध्यान देना कि किसका टू किसका रेशियो पूछ रहा है, क्योंकि ऑप्शन में दोनों दिए रहते हैं। ऑप्शन में 3:14 भी दिया रहेगा, ऑप्शन में 14:3 भी दिया रहेगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए। कुछ लोग तो इसी चीज में गड़बड़ हो जाएंगे कि 3:14 है कि 14:3 है।
तो फिर एक बार क्वेश्चन रीड करना कि पहले क्या लिखा है, क्या पहले नाइट्रोजन लिखा है फिर हाइड्रोजन लिखा है, तो 14:3 आंसर होगा। और अगर पहले हाइड्रोजन लिखा है फिर नाइट्रोजन लिखा है तो 3:14 आंसर। समझ में आ रही बात? हाँ, अरे हाँ है ना तो बोलो। ठीक, क्लियर है ये? तो मॉलिक्यूल्स दो टाइप के हो गए, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट which are made up of atoms of same kind and molecules of a compound which are made up of atoms of different elements। वो भी फिक्स रेशियो बाय मास, सबका रेशियो फिक्स होता है। वही दूसरी तरफ एक होता है मिक्सचर, जो अपन चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। मिक्सचर्स क्या होते हैं? ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस बट द रेशियो इज नॉट फिक्स्ड। मिक्सचर आर आल्सो द combination of elements या combination of atoms of different elements, but the ratio of their mixing is not fixed। क्लियर है? कोई शुगर सॉल्यूशन बना रहा है तो कोई 1 चम्मच शक्कर डाल रहा है, कोई 2 चम्मच शक्कर डाल रहा है, कोई 3 चम्मच शक्कर डाल रहा है, तो रेशियो फिक्स नहीं है ना, तो इट इज अ मिक्सचर। इट इज आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड वाटर, राइट, बट इट इज नॉट अ कंपाउंड। तो शुगर सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर नॉट अ कंपाउंड। क्लियर? ठीक है, अब इसमें और डीप में नहीं जा रहा हूं, हम मिक्सचर के दो टाइप पढ़ चुके हैं, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, सॉल्यूशन, कोलॉइड्स, सस्पेंशन। दे आर नॉट गोइंग इनटू दैट डीप यहां पे, कि हमको एटम और मॉलिक्यूल में फोकस करना है। ठीक है, ओके। कुछ लॉस के बारे में पढ़ते हैं। अपन बात कर रहे हैं कि एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं कंबाइन करेगा। तो कंबाइन करते समय वो कुछ लॉस को फॉलो करता है। व्हेन एटम कंबाइंस इट फॉलोज सम लॉस। अपन ने दो लॉ पढ़े इस चैप्टर में, एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बस वो अपना फॉर्म चेंज करते हैं, जस्ट लाइक एनर्जी का कंजर्वेशन थ्योरम है ना, वैसे इसका भी थ्योरम होता है एनर्जी का, मतलब कंजर्वेशन का। इतने सारे कंजर्वेशन थ्योरम पढ़ लिया अपन क्लास 9 में। स्टार्टेड विद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नाउ कंजर्वेशन ऑफ मैटर या मास या एटम, तीनों बोल लो, क्योंकि एटम एक मैटर है और हर मैटर का मास होता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर बोल लो, एटम बोल लो, मास बोल लो, सब सही है। ठीक है, तो जैसे अपन एक रिएक्शन लिखे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किए और बना लिए H2O बनाए। अगर आप दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन के 2 एटम दिखेंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम दिखेंगे, बट ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 ही एटम दिखेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 ही एटम। यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे अनबैलेंस हो रहा है। मतलब अब आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे लेते समय तो 2 था बट बनते समय 1 ही बना, तो 1 कहाँ गया? तो लॉस हो गया, जो कि इस लॉ के विरुद्ध है ना, अपोजिट है, राइट। तो जस्ट टू मेंटेन दिस लॉ हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। हालांकि बैलेंसिंग अभी आप लोग नहीं पढ़ते हैं, क्लास 10 में पढ़ेंगे बैलेंसिंग, इसलिए अभी आप लोग इस रिएक्शन को या इस लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास रिएक्शन होने से पहले और प्रोडक्ट का मास प्रोडक्ट बनने के बाद। पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, आपको पता है कि मैंने रिएक्टेंट कितना लिया था उसका मास, और प्रोडक्ट कितना बना उसका मास, ये दोनों बराबर होंगे। और वो तभी बराबर होंगे जब दोनों के नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे, आया ना। एटम मास एक दूसरे को चेंज कर सकते हो, दोनों वर्ड्स को, एटम और मास को। अगर अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे दोनों के, तो क्या मास बराबर आएगा दोनों साइड में? नहीं आएगा। मान लो यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम कम है, यहाँ ज्यादा है, तो ऑब्वियसली मास दोनों का बराबर आ ही नहीं सकता। मास ऑफ रिएक्टेंट should be equal to mass of product। ये है हमारा एक्चुअली लॉ, जो अभी आप लोग 9th में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर जब हम 10th में जाएंगे ना तो हम प्रॉपर बैलेंसिंग भी करेंगे। हाँ, हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपको 4 हाइड्रोजन के एटम यहाँ दिख रहे हैं, 4 है ना, 2H2 मतलब टोटल 4 हो गए। 2 बार H2 लिख के देख लो, H2 2 एटम इसमें, 2 एटम इसमें, टोटल 4 एटम हो गए हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन कितने एटम है? 2। यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के 2। तो जब दोनों साइड में दोनों के एटम बराबर है तो ऑब्वियसली मास भी बराबर होगा। बस फर्क इतना है कि लेफ्ट साइड में आपको एटम्स एलिमेंटल फॉर्म में दिख रहा है और राइट साइड में वही एटम कंपाउंड बन चुके हैं। ये एलिमेंट है हाइड्रोजन, ये एलिमेंट है ऑक्सीजन, अब ये बन गए हैं कंपाउंड।
बट मास विल रिमेन सेम, दैट इज अवर लॉ। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके बेसिस पे छोटे मोटे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, बस आपको सबके मासेस को इक्वेट करना है। अननोन मास निकालने बोल सकता है, या पूछ सकता है कि क्या ये ऑब्जर्वेशन लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रही है, तो यस, अगर दोनों मासेस बराबर आ रहे तो वो हाँ कर रहा है। ठीक है, या तो कोई अननोन मास निकालने बोल सकता है कि हमने इतना ग्राम रिएक्ट करवाया इतने ग्राम से, तो इतना ग्राम ये बना, इतना ग्राम ये बना, तो बताओ ये कितना ग्राम बना, तो आप दोनों को इक्वेट कर दो तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं क्लास में। ठीक है, ओके ओके। सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ, लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो भी सही। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंपाउंड अगर है, कहीं से भी लेके आओ, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स, पानी कहीं से भी लेके आओ, कहीं का भी लेके आओ, इट ऑलवेज हैव 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। उसका रेशियो बाय मास हमेशा 1:8 ही रहेगा। ये होता है सेकंड लॉ। कंपाउंड है ना, कंपाउंड का रेशियो हम पहले ही बात कर चुके हैं, कंपाउंड का रेशियो हमेशा फिक्स होता है, तो ये भी वही लॉ। समझ रहे? कंपाउंड from any other source, from any source, it always contains same number of atoms, या उनका मास का रेशियो हमेशा सेम हो। ठीक है लॉ? ठीक है, ये 2 लॉ के बाद ना डाल्टन ने अपनी एक अलग थ्योरी दी थी। जॉन डाल्टन, he gave his own atomic theory, जिन्होंने ये दोनों के भी पॉइंट्स कंबाइन कर दिए, है ना। उनका एक पॉइंट था कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये तो फर्स्ट लॉ से कंपैरिजन हो गया। ये था ना एक पॉइंट, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब ये कौन से लॉ से रिलेट कर रहा है? फर्स्ट लॉ से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या मैटर। ठीक है, एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम एक जैसे होंगे, होंगे भी। हाइड्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन का एक और एटम, दोनों एक दूसरे से सेम होंगे, साइज में भी, शेप में भी, मास में भी एक दूसरे के बराबर होंगे। इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट क्या था? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ऑब्वियसली हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग होगा, समझ रहे? हाइड्रोजन एटम के बराबर होगा, बट यही हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम के बराबर नहीं होगा, साइज में भी, प्रॉपर्टीज में भी, शेप में भी, मास में भी। समझ रहे? फिर उन्होंने एक पॉइंट दिया था कि जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो ऑलवेज दे कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। ये सेकंड लॉ है, समझ रहे हो? सेकंड लॉ अपन कुछ ऐसे ही किए थे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन कंपोजिशन। तो उनका एक पॉइंट ये भी था कि व्हेन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, दे डू दैट इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो एटम्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, ये उनका एक पॉइंट था। मतलब ये 2 पॉइंट तो उन्होंने लॉ से चुरा लिए। ठीक है, समझ रहे हो? क्लियर है ये? फिफ्थ पॉइंट बोले थे कि 2 एटम या 2 एलिमेंट के अलग अलग एटम हमेशा एक टाइप का कंपाउंड नहीं बनाएंगे, अलग अलग कंपाउंड भी बना सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होके वाटर भी बनाते हैं, और यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके H2O2 भी बनाते हैं। ये 2 अलग अलग कंपाउंड। ठीक है, क्लियर है ये? तो 2 एलिमेंट कंबाइन हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर बार एक ही टाइप का कंपाउंड बनाए, दे कैन फॉर्म अदर कंपाउंड्स आल्सो। अब डिपेंड करेगा कि कंडीशन क्या है जिसमें आप रिएक्शन करा रहे हैं। वाटर बनाने की कंडीशन अलग होगी, H2O2 की बनाने की कंडीशन अलग होगी। समझ रहे क्या? समझ रहे? ओके, तो ये कुछ 5-6 पॉइंट्स आपके डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के होंगे। ठीक है, इसके बाद हम आए थे किस पे आए थे, क्या पढ़े थे? और हाँ, एटम क्या होता है इसकी शुरुआत की है बेटा। ठीक है, इसके बाद हम 20 एलिमेंट्स में आ गए थे ना, कि एटम का सिंबल होता है, एटम का एक एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है ना। तो अपन ने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स पढ़े थे, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद हीलियम, फिर लिथियम, फिर हो गया आपका बेरिलियम, फिर हो गया बोरॉन, फिर कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये पहले 10 थे, इनका अलग एक स्टेटमेंट अपन ने पढ़ा था, है ना? क्या था वो स्टेटमेंट? हाई हील लिए बिना भी चाची दानी और फूफा जी नाचेंगे। ठीक है, और जो इनका सीरियल नंबर है यही इनका क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ये इनका क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एक्चुअली एटॉमिक नंबर हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है एटम के अंदर, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। और एटॉमिक नंबर को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते थे? Z से, और ये P के बराबर होता था। तो ये P का भी यही लिख दूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और क्योंकि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। फिर से लिख दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहां तक क्लियर है? ये एटॉमिक नंबर्स हो गए, ये न्यूट्रॉन्स उतने नहीं होते हैं। तो ऐसा हुआ तो सबका मास सेम हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स अलग अलग है ना। ठीक है, सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कुछ में सेम होते हैं, जैसे कार्बन में होते हैं सेम, है ना, बट सब में नहीं होते सेम। ठीक है, जैसे बोरॉन में 6 होते हैं न्यूट्रॉन्स। कितने होते हैं? 6। 5 प्रोटॉन है पर 6 न्यूट्रॉन है। कार्बन में 6 होते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, तो सम इन सम इट कैन बी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बट नॉट इन ऑल। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ ट्रिक देखा था मास निकालने का, है ना। एटॉमिक मास का क्या ट्रिक देखे थे कि जिनका एटॉमिक नंबर इवन नंबर का होगा उनको अपन डबल कर देंगे, विद एक्सेप्शंस ऑफ बेरिलियम। एक एक्सेप्शन था, और नहीं, इवन वाले के लिए बोल रहा हूं, इवन वाले के लिए, इवन वाले के लिए बस वही था ना एक्सेप्शन अभी के लिए, पहले 10 के लिए। पहले 10 में तो सिर्फ बेरिलियम एक्सेप्शन, इवन वाले, है ना। तो इसका मास आप लिख सकते हो 4, इसका मास लिख सकते हो 12, इसका मास लिख सकते हो 16, और इसका मास लिख सकते हैं 20। एक्सेप्शन जो था उसका डबल प्लस 1 होता है, तो 9। ठीक है, उसके अलावा जितने भी ऑड है विद एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इन द फर्स्ट 10, बाकी 11 से 20 में भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, बाकी इनका डबल प्लस 1 होता है, तो 3 into 2 plus 1 is 7, 5 into 2 plus 1 is 11, 9 into 2 plus 1 is 19। बाकी जो दो एक्सेप्शन उनका जस्ट डबल होता है, ठीक है, 40, और इसका तो 1 ही होता है। ठीक है, नंबर ऑफ एटॉमिक मास इज 1। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? एक्चुअली एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, तो पूरा का पूरा एटॉमिक मास किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पे। एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। तो अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो मास माइनस प्रोटॉन कर दो, क्योंकि मास किसके कारण है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आपको प्रोटॉन अगर पता है, मास पता है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, तो 1 - 1 0। इकलौता एटम जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन। 4 - 2 2, 7 - 3 4, 9 - 5 4 5, 11 - 5 6, 12 - 6 6, 14 - 7 7, 16 - 8 8, 19 - 9 10, and 20 - 10 ये होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है? हाँ, अब इलेक्ट्रॉन का ही एक सजावट होता है जिसको अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, कि आप उस इलेक्ट्रॉन को सजाते हो एटम के अंदर। वो हम कब पढ़ते हैं? जब स्ट्रक्चर पता हो। अब स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहां ध्यान देना। एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, ये रदरफोर्ड ने बताया, है ना। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, तब देखा कि बहुत सारे पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ एकदम सेंटर पे जाके टकरा के वापस आ गया। इसका मतलब बीच में सेंटर पे एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जिनको देख रहे थे हम लोग। तो वो पॉजिटिव चार्ज अगर पीछे आ रहा है, मतलब किसी पॉजिटिव से रिपेल होके आ रहा होगा। तो उन्होंने बोला कि सेंटर पे एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के अंदर प्रोटॉन और एक्चुअली न्यूट्रॉन होते हैं, तभी वो पॉजिटिवली चार्ज। और आजू बाजू उसके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स हैं, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ये तो खैर न्यूक्लियस हो गया, ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें रिवॉल्व।
अब किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए बोरबरी ने एक स्कीम दी, दैट वाज नोन एज बोरबरी स्कीम, जिसका फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि अगर ऑर्बिट का नंबर 1 है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मतलब एक्चुअली रूल था 2n स्क्वायर रूल। क्या था रूल? 2n स्क्वायर, जहां पे n का मतलब था ऑर्बिट का नंबर। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। ठीक है, 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 1 स्क्वायर। 2 इंटू 1 स्क्वायर इज 2, 2 इंटू 2 स्क्वायर इज 8, 2 इंटू 3 स्क्वायर इज 18, 2 इंटू 4 स्क्वायर इज 32। लाइकवाइज हर ऑर्बिट में, ऑर्बिट का एक और नाम क्या दिया था अपन ने? शेल। ठीक है, तो हर ऑर्बिट या शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफाइंड थे बाय दिस रूल, 2n स्क्वायर रूल। सेकेंड रूल क्या था? सेकेंड रूल था कि किसी भी आखिरी ऑर्बिट में, जिसको अपन वैलेंस शेल बोलते थे, क्या बोलते थे? वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 8। 8 के बराबर हो सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं। और थर्ड रूल उन्होंने बोला था कि पहले लोअर एनर्जी की ऑर्बिट्स भराएंगी। लोअर एनर्जी मतलब जो न्यूक्लियस के पास है, वो लो एनर्जी वाली है, क्योंकि न्यूक्लियस को पकड़ के रखा है तो उनकी एनर्जी खत्म हो गई है। जिनको न्यूक्लियस, जिनसे न्यूक्लियस दूर है, वो आपकी हाई एनर्जी वाली ऑर्बिट्स होती है, तभी तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा रहते हैं। नहीं, पहली एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी कम है, तभी तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है। मैंने इसका एग्जांपल बताया ना कि 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK है, तो 1 BHK में कितने लोग रहेंगे? 2 रहेंगे लैक्स। 2 BHK में 4 लोग रहेंगे, 3 BHK में 6 लोग रहेंगे। लाइकवाइज जैसे जैसे ये दूर जा रहे हैं ना ऑर्बिट न्यूक्लियस से, उनकी एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी बढ़ रही है मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रह सकते हैं, है ना क्लियर? ठीक है, तो ये रूल्स यूज करके, है ना, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। तो अगला पॉइंट आता है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम समझा रहा है, इलेक्ट्रॉन को ही जमाना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को नहीं जमाना है। वरना लोग मास का कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, इस कॉलम को उठाए, सॉरी मास वाले, ये कॉलम को उठाए उसका कॉन्फ़िगरेशन कर देता है। ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉन वाले कॉलम को देखना है। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा। अच्छा, उसके ऑर्बिट के नाम भी दिए थे ना उन्होंने, KLMN, राइट? तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक ही है हाइड्रोजन के पास, तो ये फर्स्ट बस ऐसे ही रहेगा। हीलियम के पास 2 है इलेक्ट्रॉन, तो ये भी फर्स्ट में अकोमोडेट हो जाएगा, इसको सेकंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले में तो 2 रह सकते हैं ना। फिर लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 2, बेरिलियम के पास 4 है, 2, बोरॉन के पास 5 है, 2, 3, कार्बन के पास 6 है, 2, 4, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 2, 5, ऑक्सीजन के पास 8 है, 2, 6, फ्लोरीन के पास 9 है, 2, 7, और नियॉन के पास 10 है, 2, समझ गए क्या? दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये आपको पता है ना, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल बोल रहे हैं, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी अपन लिख सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? यही एक ही इलेक्ट्रॉन उसका वैलेंस है, यहाँ 2 इसके वैलेंस है, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सबका आखिरी शेल लिखना है। सबके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और एक लास्ट टर्म था इसमें, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एटम। उसको कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, गेन करने हैं टू बिकम 8 या 2। छोटे एटम्स में 2 और बड़े एटम्स में 8 करने के लिए क्या करना है? और वो हमेशा एक आसान रास्ता चूज करता है। आसान रास्ता मतलब अगर वो 8 के करीब है तो वो गेन करना पसंद करेगा, और 8 से दूर है तो लूज करना पसंद करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का तो वैलेंसी 1 ही होगा, इसका वैलेंसी 0 होता है। हीलियम, क्योंकि वो डुप्लेट रूल फॉलो करता है। 2 रूल पढ़ते हैं अपन यहाँ पे। एक डुप्लेट कि आखिरी शेल में छोटे एटम्स के 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो वो स्टेबल रहते हैं, फिर उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ये वैलेंसी का कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है? ये वो कंबाइनिंग कैपेसिटी जिससे वो स्टेबल हो रहे हैं।
और जो पहले से स्टेबल है उसको क्या जरूरत है कंबाइन करने की। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो डुप्लेट के कारण हीलियम स्टेबल है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है 0। और एक रूल होता है ऑक्टेट, जो 8 करना चाहते हैं अपने आखिरी शेल में, तो ये सब डुप्लेट ही फॉलो करेंगे ना। इसकी वैलेंसी भी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3। ये 4 गेन करेगा 8 करने के लिए, ये 3 गेन करेगा 8 करने, 5 तो है इसके पास पहले से, 3 गेन करेगा तो 8 हो जाएगा। इसके पास 6 है पहले से, 2 गेन करेगा तो 8 हो जाएगा। इसके पास 7 है पहले से आखिरी शेल में, तो 1 गेन करेगा तो 8 हो जाएगा। और इसके पास 8 है पहले से, तो ये भी कंबाइन नहीं कर। समझ गए। तो वैलेंसी कैसे निकाले अपन, आखिरी शेल को देखना, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आखिरी शेल को देखना। अगर आखिरी शेल में 1 2 3 अच्छा 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वही उनका वैलेंसी होता है 1 2 3 एंड 4। समझ गए क्या। एक्सेप्ट योर दिस वन, जिसके आखिरी शेल में 2 है पर तब भी उसकी वैलेंसी 0, क्योंकि वो एक डुप्लेट अचीव कर चुका है। ठीक है। और जिनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 है, उधर अपन को 8 माइनस करना होता है। 8 - 5 3, 8 - 6 2, 8 - 7 1, 8 - 8 0। समझ गए क्या। तो ये जो बनाया तो इसमें अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी आ गया है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी, एटॉमिक मास, ये अपन सब उसमें पढ़े थे, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कार्बन कार्बन लूज नहीं करेगा, कार्बन एक्चुअली शेयर करता है। तो सर तो चार्ज क्या होगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बोल सकते एक्चुअली इसके चार्ज में, क्योंकि वो ना आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, वो शेयर करता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि सोडियम हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 2, 8, 1 होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन, 11 इलेक्ट्रॉन ऐसे सोडियम। और क्लोरीन क्या होता है 17, ये होता है 2, 8, 7। राइट। ठीक है। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा तो ये होता है Na पॉजिटिव, और ये एक गेन करना चाहेगा तो ये होता है Cl नेगेटिव। बट कार्बन ऐसा नहीं है, कार्बन अपने आजू बाजू वाले सभी एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और जब शेयरिंग होती है ना तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आता। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज कर दिया ना, नहीं, तभी तो अब इसके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे, और प्रोटॉन अभी भी 11 है, तो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन के कारण ये प्लस चार्ज आ रहा है। और इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले 17 थे, पर प्रोटॉन अभी भी 17 है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है। क्लियर। ठीक है। पर कार्बन में अपन कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं देते, कार्बन क्योंकि शेयरिंग करता है। ठीक है। चलो बाकी रेस्ट ऑफ द 20 एलिमेंट्स लिखते हैं जो बच गए हैं 11 से। क्या है सबसे पहला सोडियम, फिर तो नीचे से सोडियम, देन मैग्नीशियम, बार बार ये हो गया, फिर तेरा एल्यूमिनियम, 14th आपका हो गया सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद सल्फर, फिर क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है। फिर इधर क्या अपन ने नाम दिया था, इसके सिंबल्स Na, Mg। अच्छा मैं पीछे सिंबल नहीं लिखे ना उनके, लिखा था क्या, नहीं लिखा था। क्या क्या सिंबल होंगे, H, He। तो कुछ के सिंबल फर्स्ट लेटर होते हैं, कुछ के सिंबल फर्स्ट सेकंड लेटर होते हैं, और अगर फर्स्ट सेकंड लेटर है तो फर्स्ट शुड बी कैपिटल, सेकंड शुड बी स्मॉल। ये भी फर्स्ट सेकंड वाला है, ये भी फर्स्ट सेकंड वाला है, ये फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, और ये फर्स्ट सेकंड। तो पहले 10 में तो सब फर्स्ट या फर्स्ट सेकंड वाले, राइट। कुछ तरीका होता है उनके लैटिन नेम से, इसका क्या होता है लैटिन नेम, नाइट्रियम, तो नाइट्रियम से Na आना। कुछ का होता है फर्स्ट और सम अदर लेटर अदर देन सेकंड,
mg, वरना na लिखते इसका mg, इसका al फर्स्ट सेकंड लेटर, इसका फर्स्ट सेकंड लेटर, इसका फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, इसका फर्स्ट सेकंड, इसका गैलियम, ठीक है, एंड इसका फर्स्ट सेकंड। क्लियर है? इनका सीक्वेंस ही इनका एटॉमिक नंबर है। Z लिख रहा हूं 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसको याद रखने के लिए ना मांग अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू के लिखे अपन कॉपी में, ठीक है, बट ये ट्रिक्स एग्जाम में लिख के नहीं आना है, ठीक है। जेड हो गया ये एटॉमिक नंबर, इसी का प्रोटॉन होता है और इसी के बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। तो 11 11 12 12 13 13, ये 14 14 हो गया दोनों, ये दोनों 15, ये दोनों 16, ये दोनों 17, ये दोनों 18, ये दोनों 19 और ये दोनों 20, ठीक है। अब बात आती है मास की, represented by capital A। अगेन इवन वाला डबल, ऑड वाला डबल प्लस वन विद सम एक्सेप्शंस। तो पहले ऑड वाले की बात करते हैं। कौन सा एक्सेप्शन होता है ऑड वाले में? क्लोरीन, ठीक है। अदरवाइज सबका डबल प्लस वन कर सकता हूं। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर देखना है ना अपन को, यानी कि प्रोटॉन, ठीक है। तो 11 into 2 is 22 plus 1 is 23, फिर 13 into 2 26 plus 1 is 27, 15 into 2 30, 30 plus 1 is 31, ये तो एक्सेप्शन एक हो गया। 19 into 2 38, 38 plus 1 is 39, ठीक है। बाकी जितने भी इवन वाले हैं, अच्छा ये वाला जो एक्सेप्शन है इसका 35.5, ठीक है। जितने भी इवन वाले हैं विद एक्सेप्शन ऑफ आर्गन, all atomic mass will be double। 12 is 24, 14 is 28, 16 is 32, 18 का 40 होता है और 20 का भी 40 होता है। आइसोबार्स क्या होते हैं ये? आइसोबार्स, पढ़े ना आइसोबार्स भी आते हैं लास्ट टॉपिक से, ठीक है। अगर ठीक है, अगला क्या लिखे थे अपन इसका? न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन बच गया ना, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। 23 minus 11 is 12, 24 minus 12 is 12, 27 minus 13 is 14, 14, 16, 16, 18, क्योंकि न्यूट्रॉन होल नंबर में होगा, ठीक है। ये तो एवरेज एटॉमिक मास होता है। ये क्या होता है? एवरेज। इट इज नॉट द एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ये क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। 40 minus 18 is 22, 20, 20, ठीक है। अगला लिखा था अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 11 का हो जाएगा 2,8,1, 12 का हो जाएगा 2,8,2, 13 का हो जाएगा 2,8,3। थर्ड शेल भरा रहा है ना, पहले 10 एलिमेंट में फर्स्ट सेकंड शेल भराए थे बस, अब 11 से 20 वाले में थर्ड और फोर्थ भराएगा, ठीक है। 2,8,4, 15 हो जाएगा 2,8,5, 16 हो जाएगा 2,8,6, 17 हो जाएगा 2,8,7, 18 हो जाएगा 2,8,8, 19 हो जाएगा 2,8,8,1, क्योंकि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, और ये है 2,8,8,2। बाकी अब जो इसका जो मैक्सिमम है 18 वो भराएगा, बट अभी नहीं, अब इसके बाद जो अपन 21 वाला देखेंगे ना, ये तो 20 तक हो गए। जब अपन 21 वाले में आएंगे ना, तब आपका थर्ड का जो बचा कुचा कैपेसिटी है, थर्ड की कैपेसिटी कितनी? 18 की। थर्ड की कैपेसिटी कितनी है? 18 की। वो अब इसके बाद होगा, जो अभी हमारे स्कोप में नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2, और वैलेंसी वही, जिनका 1 2 3 4 है उनकी वैलेंसी भी 1 2 3 4, और जिनका 5 6 7 8 है उनका 3 2 1 0 1 एंड 2। क्लियर है? ये पूरा आपका इसके जैसा चार्ट हो गया इसका, ठीक है। क्लियर? ओके, नाउ कमिंग ऑन टू आयंस। आयंस क्या होते हैं? ये तो एटम के बारे में बात कर लिया हमने, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, आयंस। आयंस क्या होते हैं? दे आर द चार्ज्ड पार्टिकल। क्या होते हैं? क्या बोल रहे थे? तो पॉलीएटॉमिक आयंस होगा, अभी अपन सिर्फ आयंस की बात कर रहे हैं। आयंस क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल। अरे वो पॉलीएटॉमिक में लिखा है बेटा, मतलब Na पॉजिटिव भी एक आयन है, CO3 2 नेगेटिव भी एक आयन है। तो ये पॉलीएटॉमिक आयन का डेफिनेशन होगा, ग्रुप ऑफ एटम्स कंटेनिंग चार्ज इज पॉलीएटॉमिक आयन। पर आयन पूछ रहा हो तो सिर्फ चार्ज पार्टिकल बोलो ना, फिर इसमें अपन डिवाइड करेंगे, है
है ना। इस पे कैसे डिवाइड करेंगे अपन, आयंस, इतना समझ में आ गया ना। आयंस आपके चार्ज पार्टिकल होते हैं, एटम न्यूट्रल था, एटम कैसा था, न्यूट्रल, बट आयन कैसे होते हैं, चार्ज। अब उसमें दो टाइप के आयंस पढ़ते हैं अपन, एक पढ़ते हैं मोनो एटॉमिक, क्या पढ़ते हैं, मोनो एटॉमिक, जिसमें एक ही एटम के ऊपर चार्ज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल Na1 पॉजिटिव, Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव, Al के ऊपर 3 पॉजिटिव, फिर Ca के ऊपर 2 पॉजिटिव, K के ऊपर 1 पॉजिटिव, समझ रहे हो, फिर O के ऊपर 2 नेगेटिव, N के ऊपर 3 नेगेटिव, S के ऊपर 2 नेगेटिव, F के ऊपर 1 नेगेटिव, Cl के ऊपर 1 नेगेटिव। ये सारे सिंगल सिंगल एटम्स हैं। आपको कहीं पे भी दो एटम दिख रहा है क्या, सोडियम का एक एटम, मैग्नीशियम का एक एटम, एल्यूमिनियम का एक एटम, कैल्शियम का एक एटम, सोडियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, सबका एक एक एटम है। दैट इज द रीजन व्हाई दे आर नोन एज मोनो एटॉमिक आयंस। ठीक है, इसके अलावा और भी लिख सकते हैं बहुत सारे, Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव, Fe के ऊपर 3 पॉजिटिव, सब लिखे अपन कॉमन वाले में, कॉपर के ऊपर 1 पॉजिटिव, कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव। तो कुछ कैटायंस है, कुछ एनायंस है। कैटायंस आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल which are formed by losing electrons. Cations are formed by losing electrons and anions are formed by gaining electrons. ठीक है, और दूसरे टाइप के आयंस होते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस, जैसे कि हाइड्रोक्साइड OH1 नेगेटिव। तो ये जो 1 नेगेटिव है वो H के ऊपर नहीं है, दोनों के ऊपर है, OH दोनों के ऊपर। फिर एक होता है सल्फेट, SO4 का 2 नेगेटिव, एक होता है सल्फाइड, SO3 का 2 नेगेटिव, एक ऑप्शन कम कर दिए। ठीक है, फिर एक होता है आपका कार्बोनेट, CO3 का 2 नेगेटिव। ठीक है, फिर एक बाइकार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट, इसका एक और नाम होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO3 का 1 नेगेटिव। एक हाइड्रोजन आए तो एक नेगेटिव कम हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन आयन 1 पॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन आयन क्या होता है, 1 पॉजिटिव। तो वो 1 पॉजिटिव, इसका 2 नेगेटिव मिलके 1 नेगेटिव, इसका 2 नेगेटिव कार्बोनेट, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन। अब जैसे बाइकार्बोनेट है वैसे ही बाइसल्फेट भी होता है, HSO3 1 नेगेटिव, HSO4 1 नेगेटिव। बाइसल्फाइड हो सकता है, HSO3 1 नेगेटिव, बस H पॉजिटिव लेके आता है तो सामने बाई वर्ड लग जाता है। क्लियर है? हाँ, इसके अलावा एक पढ़े थे अपन फॉस्फेट, क्या पढ़े थे, फॉस्फेट, PO4 3 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, फॉस्फेट। इसके अलावा एक पॉजिटिव वाला भी पढ़े थे, NH4 पॉजिटिव, क्या था, अमोनियम। क्या था, कंफ्यूजन होता है अमोनियम और एल्यूमिनियम में, दोनों अलग चीज है, वो मोनोएटॉमिक है, ये पॉलीएटॉमिक, अमोनियम। क्लियर है? एक और पढ़े थे नाइट्रेट, है ना, NO3 1 नेगेटिव, क्या होता है, नाइट्रेट। ये कुछ कॉमन पॉलीएटॉमिक आयन, दोज आर मोनोएटॉमिक आयन। तो इन सबको पॉलीएटॉमिक क्यों बोल रहे हैं, ग्रुप ऑफ एटम कंटेनिंग चार्जेस। यहाँ पे सिंगल एटम के ऊपर चार्ज था, यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर चार्ज। क्लियर? इसमें आप देख रहे हो कि कुछ एक जैसे एटम का अलग अलग चार्जेस है, देख रहे हो, आयरन के 2 चार्ज आपको दिख रहे होंगे, Fe2 पॉजिटिव वाला भी दिख रहा है और Fe3 पॉजिटिव वाला भी दिख रहा है, कॉपर 1 पॉजिटिव वाला भी दिख रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव वाला भी दिख रहा है। ऐसे लेड का भी 2 पॉजिटिव होता है और लेड का 4 पॉजिटिव होता है। ठीक है, फिर टिन का Sn2 पॉजिटिव होता है, Sn4 पॉजिटिव होता है। ये टिन का कहां से है, स्टैनम, टिन का लैटिन नेम क्या होता है, स्टैनम, वहां से ये Sn आया है। बाकी लेड का Pb, प्लम्बम, लेड का Pb प्लम्बम लैटिन नेम। ठीक है, अब जो 2 वाले होते हैं ना, उनमें अपन नाम में अस लगाते हैं लास्ट में, और बड़े वाले में, एक्चुअली 2 वाले नहीं बोलना चाहिए, छोटे वाले में अस लगाते हैं और बड़े वाले में इक। छोटे वाले में अस, बड़े वाले में नाम में इक, अस इक, अस इक, फेरस फेरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, प्लम्बस प्लम्बिक, स्टैनस स्टैनिक। समझ गए क्या, है ना, फेरस फेरिक क्यूप्रस क्यूप्रिक। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लो आप फेरस नहीं लिख रहे हो, फेरस लिख दे तो समझ जाओगे ना 2 पॉजिटिव है, पर अगर फेरस नहीं लिखा है, लिखा है आयरन, तो उसके ब्रैकेट में रोमन लेटर में 2 लिखा होगा, ब्रैकेट में रोमन लेटर में ऐसा 2 लिखा होगा।
फेरिक नहीं लिखा है, आयरन लिखा है, तो ब्रैकेट में उसके रोमन लेटर में 3 लिखा होगा, ये उसकी पहचान होगी। समझ गया ना? सिर्फ आयरन अकेला नहीं लिखा होगा, या तो फेरस लिखा होगा या तो आयरन 2 लिखा होगा, या तो फेरिक लिखा होगा या आयरन 3 लिखा होगा। उससे समझ में आ जाएगा कि कौन सा 2 पॉजिटिव की बात कर रहा है या 3 पॉजिटिव की, फेरस की बात कर रहा है या फेरिक। समझ गए? क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब इन्हीं आयन से मिलके अपन ने बनाए थे कुछ कंपाउंड्स, है ना, कुछ क्रिस क्रॉस मेथड करके कंपाउंड्स बनाए थे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट बनाना है अगर मुझे, सोडियम कार्बोनेट, है ना, तो सोडियम का Na पॉजिटिव होता है और कार्बोनेट होता है CO3 2 नेगेटिव। तो Na के नीचे लिख दूंगा मैं 1 एंड CO3 के नीचे लिख दूंगा मैं 2। इसको नहीं छेड़ना है, बस पावर को नीचे लेके आना है। समझ रहे हो कि 3 को नीचे लेके आना है, ऐसा नहीं करना। ये कॉमन मिस्टेक है, आप 3 को नीचे लाके 3 को ट्रांसफर कर देते हो। वो तो CO3 इसका तो पूरा नाम है ना, नंबर ऑफ एटम्स है ऑक्सीजन के, उसको नहीं करना है कुछ भी, सिर्फ 2 को नीचे लेके आना है। अब ये 2 यहां जाएगा और ये 1 इधर। फॉर्मूला क्या बन गया? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। समझ में आ रहा है? वैसे ही चलो एक और देखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम होता है Mg2 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड होता है OH1 नेगेटिव, OH1 नेगेटिव। अब Mg के नीचे लिख दूंगा 2 और OH के नीचे लिख दूंगा 1, राइट। अब क्रिस क्रॉस करेंगे, और एक चीज ध्यान रखना, क्रिस क्रॉस करते समय अब ये जो है ये पॉलीएटॉमिक आयन है और इसके पास 2 जा रहा है, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। यहां हमने नहीं लगाया था ब्रैकेट, क्यों? क्योंकि 1 जा रहा है, तो इसलिए 1 पे जरूरत नहीं होगी ब्रैकेट लगाने की, बट क्योंकि 1 से बड़ा नंबर जाए तो ब्रैकेट लगता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MgOH का, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अगर आपने इसको MgOH2 लिख दिया तो ये गलत माना जाएगा। समझ रहे हैं? लाइकवाइज एक और लेते हैं, चलो, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम होता है NH4 का 1 पॉजिटिव एंड सल्फेट होता है SO4 का 2 नेगेटिव। तो अमोनियम में NH4 को यहीं रहने दो, 1 को नीचे ले आओ, और SO4 को यहीं रहने दो, 2 को नीचे ले आओ। अब ये 2 इधर जाने वाला है ना, अगेन पॉलीएटॉमिक आयन, तो ब्रैकेट लगाएंगे। यहां 1 जाने वाला है, इसलिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला क्या हो गया? NH4 का ट्वाइस SO, NH4 का ट्वाइस SO4। क्लियर है ये? अब देखो इन सब के ना, आप ये जो मोनोएटॉमिक है ना, इनके आप वैलेंसी या फिर इनका चार्ज याद रख सकते हो या निकाल सकते हो। कैसे? अगर आपको उसका एटॉमिक नंबर पता है तो। सोडियम मैंने 1 पॉजिटिव क्यों लिखा, 2 पॉजिटिव क्यों नहीं लिखा, 3 पॉजिटिव क्यों नहीं लिखा, 4 पॉजिटिव क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सोडियम का कंफिग्रेशन होता है 2,8,1। अगर और पीछे जाए तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, कंफिग्रेशन होता है 2,8,1। याद है? ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बन जाता है ना 8, तो इसलिए Na पॉजिटिव ही होता है, Na2 पॉजिटिव कभी नहीं होता। लाइकवाइज मैग्नीशियम भी 2 पॉजिटिव ही क्यों हुआ, 3 पॉजिटिव क्यों नहीं हुआ, 1 पॉजिटिव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, इसका कंफिग्रेशन करूंगा तो 2,8,2, ये 2 लूज करके 8 हो जाता है, इसलिए ये 2 पॉजिटिव, ना कि 3 या 4। तो अगर जिनके एटॉमिक नंबर आपको पता है ना, इनका कंफिग्रेशन आप लिख सकते हो, और कंफिग्रेशन लिख सकते हो तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये 1 पॉजिटिव होता है, ये 2 पॉजिटिव। कुछ नेगेटिव वाले का देखते हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कंफिग्रेशन 2,6, कितने चाहिए इसको 8 करने के लिए? 2, तो ये हो जाता है आपका O2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए ना इसमें। सेम इज द केस विद नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, जस्ट उसके पहले वाला 7, कंफिग्रेशन 2,5, कितने चाहिए? 3, तो N3 नेगेटिव। नाइट्राइट क्या नाम होता है इसका? जितने भी नेगेटिव है ना, नेगेटिव आयंस का नाम चेंज हो जाता है। क्लोराइड, क्लोरीन से क्लोराइड बना, ब्रोमीन से ब्रोमाइड बना, नाइट्रोजन से नाइट्राइट बना, ऑक्सीजन से ऑक्साइड बना, सल्फर से सल्फाइड बना। बट पॉजिटिव वालों का नाम चेंज नहीं होता, बस सरनेम चेंज होता है। ये सोडियम एटम था, ये सोडियम आयन हो गया। ये मैग्नीशियम एटम था, ये मैग्नीशियम आयन हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो नाम बस एनायंस का चेंज होता है, कैटायंस का नाम वैसे ही रहता है, बस लास्ट में आयन जुड़ जाता है। क्लियर है? ठीक है,
तो ये आपका फॉर्मूला मेकिंग हो गया। तो इसके हेल्प से अपन कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं, बस यही रूल फॉलो करना है फॉर्मूला बनाते समय। ये याद करना चाहते हो तो याद कर लो, एटॉमिक नंबर याद रहेगा तो इन सब का आपको चार्जेस अपने आप याद आ जाएंगे, पर उसके लिए एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। और ये वाले याद करने पड़ेंगे, ये मैंने उस समय बोला था कि जितने भी पॉली एटॉमिक है आपके, इसको आप लोग याद कर लो, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है ना वो एक्चुअली 11th में आप लोग पढ़ोगे कि ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्लियर है, ओके। कुछ पूछ रहे, ठीक है। इसके अलावा हमने दो चीज और देखी थी लास्ट टॉपिक, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। अच्छा, बीच का वो मैंने डिस्कवरी वाला पार्ट छोड़ दिया ना, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक, है ना। उसके अलग अलग एक्सपेरिमेंट अपने देखे थे वहां पे, ठीक है। कमिंग ऑन टू आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स, आइसोटॉप्स क्या होते हैं? दे आर द atoms of same element, atoms of same element, अगर same element बोल रहे हैं तो having same atomic number but different mass number, mass number या atomic mass बोल लो, एक ही मतलब होता है। अच्छा, atomic mass का डेफिनेशन क्या पढ़ते थे अपन? प्रोटॉन, वो तो ठीक है, इसके अलावा it is 1/12 of the mass of कार्बन 12 एटम, ये डेफिनेशन होती थी कार्बन एटॉमिक मास की, ठीक है, ओके। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस या मास नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल 1H1, 1H2 एंड 1H3, these are the three isotopes of hydrogen, they are named as protium, deuterium, tritium। सबका नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है 1, पर प्रोटॉन सबके अलग अलग है, इसके पास सॉरी न्यूट्रॉन सबके अलग अलग है, नो न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन, इसलिए मास सबके अलग अलग है। एक और लेते हैं, क्लोरीन का 35, मास ऊपर लिखते हैं ना सिंबल लिखते समय, क्लोरीन का 17, 35, क्लोरीन का 17, 37, समझ रहे? पर लिखते कितना है? 35.5। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है ना, ये नेचर में 75% प्रेजेंट है और ये वाला नेचर में 25% प्रेजेंट है। तो इनका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं अपन? 75 इंटू 35 प्लस 25 इंटू 37, ये आता है आपको 35.5। हाँ पीयूषी। सर ये सबके कॉन्सेंट्रेशंस लर्न करने पड़ेंगे क्या? नहीं, मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ बस, ठीक है। yes, अगर आपको इसका पर क्वेश्चन आया भी, जो आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है, उसमें परसेंटेज दिया हुआ है। ब्रोमीन का एक क्वेश्चन है, उसमें परसेंटेज निकालने बोला है, तो मासेस दिया होगा, एवरेज एटॉमिक मास दिया होगा, या फिर अगर एवरेज एटॉमिक मास निकालने बोलेगा तो परसेंटेज दिया होगा। क्लियर है? तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय एवरेज एटॉमिक मास। अच्छा, यूनिट क्या होती है एटॉमिक मास की? एएमयू, यूनिट इज एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। अपन ने पीछे जितना भी मास लिखा सब एएमयू में है, क्योंकि ग्राम में इनका मास बहुत ही कम आएगा, ग्राम में इनका मास बहुत ही कम आएगा, जिसको अपन याद नहीं रख सकते। इनका ऑर्डर जो होगा वो अराउंड ऐसा रहता है 10⁻⁻24, 10⁻23 ग्राम। तो ये फिगर याद रखना मुश्किल है, दैट इज द रीजन व्हाई हमने ग्राम को एएमयू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ओके। दूसरा देखो, आइसोबार्स, ये भी एटम्स ही है बट डिफरेंट एलिमेंट के, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब डिफरेंट एलिमेंट तो हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर या एटॉमिक मास, ठीक है। एग्जांपल में अपन अभी देखे थे ना पीछे टेबल में, आर्गन एंड कैल्शियम 18 एंड 20, 40 एंड, क्लियर, ठीक है। तो ये आपका दोनों चैप्टर हो गए, ठीक है। एक तो छोटा बड़ा टॉपिक छूटा होगा मे भी शायद, वो एक तो डिस्कवरी वाला पार्ट मैंने आपको बताया है ना, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम की कहानी मैंने समय सुनाई थी, क्योंकि वो आप लोगों के सिलेबस में है नहीं, पर जितना इसका काम का पार्ट था वो अपन देख चुके हैं इसमें,
बाकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी अपन ने पीछे देख ली, कॉन्फ़िगरेशन देख लिए, ठीक है। और कुछ ठीक है, हाँ चलिए, थैंक यू, बाय। Thank you, sir.